दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारा बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके कार के पास आता है और दोस्तों, इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है कि धीरे धीरे उस महिला को बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेती हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा है, जिसे वो जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वो इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? दोस्तों, एक माँ और बेटे की भाव विभोर कर देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस हमारा आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक व्यक्ति की जिसका नाम शेखर है। उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता है। अब दोस्तों, रोज़ वो बदरपुर से अपनी कार में अपनी पत्नी, जिसका नाम संजना है, उसके साथ बैठकर वो अपनी दुकान पर आया करता है। लेकिन रास्ते में जहाँ भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहाँ पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगने वाला होता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और बुजुर्ग भी लोग होते हैं इसमें, जो कि वहाँ पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में से था एक बच्चा जिसका नाम राजू है। उसकी उम्र लगभग 11 साल की होती है। वो गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। दोस्तों, वो संजना को देखता है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। वो गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है गुब्बारे का क्या करूँगा मैं? तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों, वो फिर मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक होगा, संजना 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है, कहती है जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। तो वो कहता है आंटी, नहीं फूटेगा, अगर आप नहीं फोड़ेंगी तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, लाओ दे दो। दोस्तों, वो 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो चुका था। उसके बाद कभी कदार 2-4 दिन पर एक दिन उसकी ऐसी नौबत आ जाती थी कि गाड़ी वहीं पर रुकती थी और एक दिन फिर जो है वो आता है। लेकिन आज वो पेन बेच रहा था। संजना उसको देखती है, अपना शीशा नीचे उतारती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे? तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारा फूट जाते हैं, इसीलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, 50 के 10 पेन हैं। अब दोस्तों, संजना को तो वैसे पेन का इतना काम था नहीं, लेकिन फिर भी वो पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे संजना और वो बच्चा जिसका नाम राजू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी, बहुत ही भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों, जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 150 रुपये उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट एरिया पे खड़ी होती है और राजू वहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो संजना की निगाहें उसी को खोज रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि काश मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से बात हो जाए।
अब दोस्तों जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखाई नहीं देता है, तो जो 2-4 और बच्चे थे वो जानते थे कि ये जो मैडम है राजू को पसंद करती हैं। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप राजू को देख रही हैं, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही वो सुनती है तो संजना की आंखों में आंसू आ जाता है। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? तो कहते हैं कि जैसे ही यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था तो वो संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। ये बात है 2017 की। तो कहते हैं कि जैसे ही वो घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। दोस्तों संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत? बच्चे कहते हैं कि पता नहीं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सिर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही रहता है वो। अब वो शेखर से कहती है शेखर मुझे प्लीज़ उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी उस बच्चे के पास बच्चे को देखने के लिए। तो शेखर कहता है ठीक है तुम जाओ, और मैं चूँकि जा रहा हूँ दुकान पर, लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फ़ोन कर देना। दोस्तों वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर 1-2 बच्चे को बिठाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वहाँ पर उसके घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे वो जाती है वैसे ही जो महिला थी वो भी संजना को पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या वो मेरा बेटा रजत है? तो कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही अपनी छाती पीटकर वो रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूँ मैं, मेरा ही बच्चा था, वो कहाँ पे है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों और जो पड़ोस की औरतें थीं वो कहती हैं कि ये कौन है लड़की, कौन है महिला, कौन है? तो जो उसकी सास थी वो कहती है कि यही तो उसकी माँ है। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी वीआईपी ये लेडी और कहाँ वो बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि कहानी नहीं पता थी इसके पीछे की। वो दोस्तों दहाड़ मार मार कर रोती है और राजू राजू रजत रजत करके चिल्लाती है। लेकिन उसका बच्चा कैसे था इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो संजना थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17-18 साल की थी तो उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था राजू। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं है। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वो राजू से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो राजू से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजू था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, तो एक शूटर था। एक दिन जो वो है उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों वो मानता ही नहीं है। एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब संजना को तो पता ही था कि इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग जो है आते हैं संजना के पास और दोस्तों उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, कहीं और कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन
वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों जो रजत होता है उसके दादी दादा भी होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी अभी क्या उम्र है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम जाओ शादी कर लो और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब वो जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचार करने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहाँ पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वो चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला संजना के पिता को शेखर के बारे में बताता है, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त ये सारी बातें उसकी छिपाई जाती हैं, पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपा ली जाती हैं। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर उससे शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके बहुत खुश होता है क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई थी कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर था बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और चूँकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है बदरपुर, अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है, तो वो जो है संजना के साथ ही रोज़ ऑफिस जाया करता था। संजना भी जो है क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, 1-2 लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों उसके ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा थे कुछ दिन बाद वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो और परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रखी है, मुसीबत की जड़ है ये, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दो या फिर इसको वहीं पर फेंका जहाँ इसकी माँ रहती है। लेकिन जब उसकी दादी थी वो कहती है नहीं, ये मेरा राजू है, मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन उनके जो और बेटे थे वो क्लैश करते रहते थे, उनकी जो पत्नियां थी वो भी क्लैश करती थी, तो इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो रजत था उसकी बुआ आती है जो कि सबसे बड़ी थी घर में, तो वो आई हुई थी और वो देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत ज़्यादा क्लेश होता है इस घर में। तो उस समय उसकी उम्र लगभग मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में शादी हुई थी, 2006 में जो है वो बच्चा पैदा हुआ था और 2007 में जो राजू था वो मारा जाता है। और 2009 की बात है जब वो आती है, वो कहती है कि माँ जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है तो ला इसको मुझे दे दे, मेरे भी बच्चे हैं और उनके साथ में इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये बच्चा मेरे साथ ही रहेगा, तेरे भी बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहाँ जाएगा ये बच्चा, इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रखूँगी। लेकिन वो कहती है अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ, तेरा भी इस घर में तो मैं देख रही हूँ कोई मान सम्मान नहीं बचा है, तू भी मेरे साथ चल, जो मैं रूखी सूखी खाऊंगी तुझे मैं कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है संगम विहार में, उसकी बुआ रहती थी।
दोस्तों इधर उधर वो मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया और जब वो 10 साल 11 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो हैं वो पैसा कमा कर लाते थे। तो कहता है यार ये पैसे कहाँ से तुम लोग लाते हो कमा करके। बच्चे वो उसको बताते हैं कि हम जाते हैं ऐसे और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहाँ भीड़ रहती है तो कार वाले जो होते हैं हमको पैसे देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अब दोस्तों उसके भी मन में आ गया क्योंकि उसकी दादी की तबीयत वगैरह ख़राब रहती थी और उसके जो फूफा थे पियक्कड़ आदमी थे, वो भी जो है आए दिन झगड़ा किया करते थे। तो कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा यार तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती थी, वो कहती है नहीं तू नहीं जाएगा और किसी से पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो हैं कुछ सामान भी बेचते हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूँगा और मैं वही बेचा करूँगा। अब दोस्तों गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वो नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता है। कभी पेन बेचता है, कभी गुब्बारे बेचता है, तो कभी कुछ और बेचता है। तो दोस्तों उसी दौरान उसकी मुलाकात संजना से होती है। अब संजना जो है वो अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वो रो लिया करती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहाँ है, क्योंकि कभी भी वो फ़ोन करती थी अपने घर, जब जाती थी मायके जाती थी तो पता चलता था कि वो तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ। और उस रजत का धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू कहकर पुकारती थी, बुलाती थी। और उसके बेटे का नाम चूँकि राजू था तो इसलिए उसका नाम रजत से राजू पड़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा था और एक बार फिर जो रजत था वो राजू बनकर अपने माँ के सामने आता है, पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वो उसे पहचान नहीं पाती। 8 साल बाद क्योंकि मिल रही थी, जब उसने छोड़ा था तो वो 2-3 साल का था। 8 साल बाद वो कैसे पहचान पाती, अपना बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वो बहुत नाजों से फूलों के समान पालती थी, अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था तो दोस्तों वो जो है मैला कुचैला ऐसे रहता था, इसीलिए वो नहीं पहचान पाती है। उससे उसका नाम पूछती है, ये भी पूछती है कि कहाँ पर रहते हो, तो बोल देता है कि मैं अपने दादी के साथ रहता हूँ। फिर भी जो है नहीं पहचान पाती है। लेकिन जब उस दिन दोस्तों वो जाती है वहाँ पर संगम विहार में, तो जब उसकी दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वो दादी भी बताती है, देखती है, पहचान जाती है, वो भी हैरान होती है कि ये कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है जैसे देखती है चिल्ला कर रोने लगती है और बताती है कि हाँ तुम्हारा बेटा रजत था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो दोस्तों चिल्ला कर कहती है कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। दोस्तों वो कहता है कि अस्पताल लेकर गई है उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थीं तुरंत तैयार हो जाती हैं, कहती हैं बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों उसको सफदरजंग अस्पताल लेकर गए हुए थे और तुरंत वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो उसकी बुआ जो उसको देखती है, क्योंकि वो भी पहचानती थी, तो वो गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहती है नहीं ऐसा मत कहो, दुआ करो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई, 4-5 घंटे बीत गए और वो आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर जो है शेखर बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि
उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार उसने फ़ोन उठाया और बोली कि शेखर, वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ़ करना, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। अब शेखर सुनता है, हैरान हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो 2-4 हज़ार रुपये दे दो, ये कौन सी बात हुई, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो जा रही हो, ये दिल्ली है, दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पे तो रोज़ ऐसा हुआ करता है। यार किसी के लिए, अरे उसकी वहाँ पर माँ होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे ना उसके पास, वो लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा तो रोज़ दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों वो कैसे बताए कि वो कौन है, उसी का अपना बेटा है। वो कहती है शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती है मुझे माफ़ करना, और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों तो फिर 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये लोग ये बात सुनते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है वो जाती है संजना, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोल रहा था राजू उसको देखता है, कहता है कि आंटी आप हो, आप आई हैं। तो कहते हैं कि बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद दोस्तों वो अपने बेटे राजू को चूमने लगती है, उससे प्यार करने लगती है, उसको दुलार करने लगती है और सीने से लगा लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर जो है मना कर देते हैं। कहते हैं ज़्यादा बात मत करो, और बच्चे को होश आ गया है, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो है वो आती है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। और दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं, और उसने जो है ना तो शेखर को कॉल किया और ना ही अपना फ़ोन ऑन किया था। दोस्तों उसके बाद शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो जो है उन बच्चों के सहारे, जो बच्चे उसके साथ मिलते थे सिग्नल पर, दोस्तों संगम विहार आ जाता है। वो वहाँ पर आता है, उसे सारी बात पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो वहाँ से वो सीधा सफदरजंग आता है, और वहाँ पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों वो उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम लोगों ने धोखा किया है और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब खत्म हो चुका है। दोस्तों संजना कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर्फ सर झुकाकर सारी बातें सुनती रही, और उसके बाद इतनी सारी बात करने के बाद वहाँ से शेखर चला जाता है। संजना को तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते तक वहीं रहती है। डॉक्टर उसकी छुट्टी कर देते हैं, उसको लेकर वो संगम विहार आ जाती है, उसकी जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है जब वो फिर से शेखर को फ़ोन मिलाती है, दोस्तों उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी, और सबके फ़ोन से उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं, और एक दिन शेखर, उसकी माँ और उसकी बहन, ये लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहाँ पर वो राजू रहता था। जब वो आते हैं, जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है तो फिर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं बेटा रो मत, चलो घर चलो। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वो कहते हैं छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते, चलो तुम इसको भी ले चलो अपने साथ, और साथ में जो इसकी दादी है उसको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि ये भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएगी। दोस्तों उसके बाद वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद जो वो शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कह रहा है। शेखर भी कहता है कि चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके बाद संजना दौड़कर शेखर के सीने से लग जाती है, और उसके बाद
फिर उसकी दादी राजू और संजना को लेकर वो लोग बदरपुर आ जाते हैं, अपने घर पर आते हैं। दोस्तों 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने के उस समय वो प्रेग्नेंट थी संजना। 3 महीने बाद उसको एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती है कभी कभी उससे मिलने के लिए। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप संजना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे शेखर के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे राजू और उसकी दादी के बारे में? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि हाँ आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।